Hello aspirants and welcome to another video on 20 minutes discussion. In this video we will talk about the H1B visa program because with the coming of Donald Trump ये फिर से एक बार न्यूज़ में आएगा बिकॉज फर्स्ट टेन्योर में उन्होंने इसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था. तो लेट्स सी इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जान लेते हैं फॉर अ प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. फर्स्ट इज़ दैट ये यूएससी की इमिग्रेशन पॉलिसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है हमेशा से बिकॉज ये अलाउ करता है स्किल्ड वर्कर्स को टू कंट्रीब्यूट टू द इंडस्ट्रीज जहाँ पे ज़रूरत होती है स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज़ की, जैसे इंडिया का आईटी सेक्टर, राइट, कोडिंग, टेस्टिंग एंड सो ऑन. तो ये हमेशा से ये कंस्ट्रक्शन वर्कर या लेबर सॉर्ट ऑफ वर्क के लिए नहीं है, ये सिर्फ उन स्किल्ड जॉब्स के लिए है जिनमें एक एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है, राइट. लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने पूरे इलेक्शन कैंपेन में इसको काफ़ी क्रिटिसाइज किया था एंड इवन जो इलॉन मस्क है उन्होंने भी कहा दिस प्रोग्राम इज़ ब्रोकन एंड इट नीड ए सिग्निफिकेंट रिफॉर्म, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा इनहेरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज़ है और ये काफ़ी डिबेट रही है इस पर कि क्या ये इफ़ेक्टिव है यूएसए के लिए. क्योंकि इससे एक चीज़ होती है कि यूएसए के जो लोकल वर्कर्स हैं उनकी जॉब्स पे इसका सबसे बड़ा असर पड़ता है. सेकेंड इशू है कि इसमें जो 70% तक के वीज़ा मिलते हैं अंडर दिस प्रोग्राम ये अकेले इंडियंस को जाता है. इसमें इंडियंस का रेशियो बढ़ता जा रहा है ईयर ऑन ईयर, जबकि चाइना का डिक्रीज होता जा रहा है. तो ये कोई अच्छी बात नहीं. चाइना का डिक्रीज हो रहा है क्योंकि उनकी वर्कफोर्स, उनकी स्किल्ड वर्कफोर्स को वहीं पे अच्छी जॉब्स मिल रही है, उनके देश में वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है जिसके लिए इंडियंस बाहर जाते हैं. ओके, सेकेंड इज यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इसकी की फीचर्स की और अलग अलग प्रेसिडेंट के अंडर में क्या रिस्पॉन्स रहा है उनका इस प्रोग्राम को लेकर. ओके, H1B वीज़ा. फर्स्ट इज इट इज़ ए नॉन इमिग्रेंट वीज़ा. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट यू शुड रिमेंबर. ये अलाउ करता है यूएस कंपनीज को टू एम्प्लॉय द फॉरेन प्रोफेशनल्स सच एज इंडियंस विथ स्पेशलाइज्ड स्किल्स in the fields that require theoretical or technical expertise but only for a specified period. हमेशा के लिए नहीं. बट इंडियंस यहाँ से जाते हैं, कोशिश ये करते हैं कि इसी बीच किसी लोकल से शादी हो जाए एंड ग्रीन कार्ड मिल जाए एंड सो ऑन. ओके, फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारा आईटी सेक्टर है, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, फाइनेंस, रिसर्च, लॉ, मेडिकल एंड सो ऑन. ओके, तो यहाँ पर एक सिंपल सी बात है कि टेम्परेरी पीरियड के लिए कुछ एक्सपर्ट स्किल्स वाले लोगों को अलाउ किया जाता है अमेरिका में वर्क करने के लिए. इसके कुछ फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो इट इज़ वैलिड फॉर अप टू 6 ईयर्स. इनिशियली 3 ईयर्स होता है बट अगर ज़रूरत होगी तो 3 ईयर का और एक्सटेंशन दिया जा सकता है. बट आफ्टर 6 ईयर द होल्डर ऑफ दिस वीज़ा मस्ट लीव द यूएस फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स. एक साल के लिए आपको यूएसए से बाहर जाना होगा बिफोर री अप्लाइंग और ऑब्टेनिंग ए ग्रीन कार्ड फॉर परमानेंट रेसिडेंस, राइट. तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए ये पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ये टॉपिक मैं आपको यहाँ पे इसलिए करा रहा हूँ ताकि बार बार ये न्यूज़ में आता रहेगा तो हम लोग बार बार इस सेम टॉपिक को डिस्कस नहीं करेंगे. जस्ट मेक ए शॉर्ट नोट ओवर दिस टॉपिक क्योंकि प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है. रिक्वायरमेंट, आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए या उसका कोई इक्विवेलेंट. दी वीज़ा मस्ट बी स्पॉन्सर्ड बाई यूएस एम्प्लॉयर, यानी मतलब वहाँ की कोई कंपनी होनी चाहिए जिसने आपको एम्प्लॉय आपको रखा है उस काम के लिए, राइट. इट शुड नॉट बी लाइक कि आपने ये वीज़ा लिया और वहाँ जाके जॉब सर्च करें. नो, यू शुड हैव अ प्रॉपर जॉब बिफोर मूविंग देयर, राइट. ए वैलिड जॉब ऑफर फॉर ए पोजिशन रिक्वायरिंग द स्पेशलाइज नॉलेज इज नेसेसरी, राइट. इसी के साथ जो एम्प्लॉयर होगा वहाँ यूएस में उसको ये डिमॉन्स्ट्रेट करना होगा देयर इज द शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड यूएस एप्लीकेंट्स फॉर दिस रोल, कि यहाँ यूएस के जो लोकल लोग हैं उनमें एक शॉर्टेज है इस क्वालिफाइड स्किल की या इस क्वालिफिकेशन की, इसलिए हम लोग अदर कंट्रीज से रिक्रूट कर रहे हैं. क्लियर. तो ये सेकंड रिक्वायरमेंट याद रखनी होगी. थर्ड इज इस पे एक एनुअल कैप भी होती है. आप एक साल में सिर्फ 85,000 वीज़ा इशू करते हैं जिसमें से 65,000 फॉर रेगुलर एप्लीकेंट वाइल 20,000 फॉर दोज होल्डिंग एडवांस डिग्री फ्रॉम यूएस इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ, यानी कि जिस बच्चे ने वहीं से पढ़ाई की है यूएसए में जाके 20,000 एप्लीकेशंस उनके लिए रिजर्व होती है, राइट. हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी दिए जाते हैं. इस कैप को ब्रीच किया जा सकता है अगर people entering the US to work in higher education or affiliated research and non-profit organization. अगर आप वहाँ की किसी हायर एजुकेशन में जा रहे हो, वहाँ पे कोई रिसर्च करने जा रहे हो या पढ़ाने जा रहे हो तो आपको ये 85,000 वीज़ा के बियॉन्ड भी जाकर वीज़ा दिया जा सकता है. ओके, और ये सिलेक्शन कैसे होता है कि किसको मिलेगा किसको नहीं, तो ये एक लॉटरी सिस्टम के थ्रू डिसाइड होता है. इसके अलावा यहाँ पे एक एडिशनल फैक्ट है, ये भी याद रखिएगा एग्जाम के लिए.
फर्स्ट इज ग्रीन कार्ड लिमिट एप्लीकेंट्स फ्रॉम एनी सिंगल कंट्री टू मैक्सिमम ऑफ 7% ऑफ टोटल वीज़ा। अगर आप ग्रीन कार्ड के अंडर में अलाउ कर रहे हो, ठीक है, सपोज आपने 3 साल वर्क करके आ गए, 3 साल का एक्सटेंशन भी ले लिया, 6 साल वर्क कर लिया, फिर आपको 12 मंथ के लिए बाहर रहना होगा रीअप्लाई करने से पहले। अब आप जब रीअप्लाई कर रहे हो तो आप कर रहे हो ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई, ठीक है। तो इस ग्रीन कार्ड में जितने टोटल वीज़ा होंगे उसका सिर्फ 77% ही हो सकता है मैक्सिमम किसी एक कंट्री से, यानी कि इंडियंस। जितने टोटल ग्रीन कार्ड वीज़ा इशू हो रहे होंगे उसके सिर्फ 7% ही एक पर्टिकुलर कंट्री से हो सकते हैं। बट H1B वीज़ा में ऐसी कोई नेशनैलिटी बेस्ड रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। Second is, despite the absence of country cap, Indian workers dominate H1B visa allocation, accounting for around 72% in 2023. Okay, around 72% Indians ही H1B visa claim कर रहे हैं। So अब हम लोग जान लेते हैं दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, वन बेनिफिट्स क्या हैं इसके और दूसरा इसके चैलेंजेस क्या हैं, क्योंकि ट्रंप आके इसको लेकर काफ़ी छेड़छाड़ करेगा। फर्स्ट इज, एक बेनिफिट होता है इसका इम्पैक्ट हमारी आईटी सेक्टर पर, क्योंकि हमारा आईटी सेक्टर जितना ग्रो किया है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल इस H1B वीज़ा प्रोग्राम का रहा है। आपने देखा होगा कई हमारे यहाँ जो स्टार्टअप्स वगैरह आए उसमें से ये सब लोग कभी ना कभी यूएसए की किसी बड़ी कंपनी में वर्क करके आए, जैसे फॉर योर लेंसकार्ट, ओके, लेंसकार्ट, योर बोट, इन सब की जो फाउंडर्स हैं ये सब फॉरेन में ही वर्क करके आए हैं पहले। आईटी इंडस्ट्री ग्रोथ, सो दिस प्रोग्राम हैज शेप्ड इंडियाज आईटी कंसल्टिंग एज वेल एज सर्विस सेक्टर, fostering the innovative models like global delivery models. Second is global tech leaders. तो काफ़ी सारे इंडियन प्रोफेशनल्स जैसे सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, दे हैव एक्सेल्ड इन लीडरशिप रोल्स ग्लोबली। तो उससे इंडिया की एक इमेज बनी कि सबसे अच्छे टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स यहाँ से आते हैं। इसके अलावा हमारी टेक हब्स सिटीज़ लाइक बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, इनको भी ग्रोथ करने में मदद मिली, क्योंकि इनको जो क्लाइंट्स मिल रहे हैं, जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं, वो कहाँ से मिल रहे हैं, फॉरेन से ही मिल रहे हैं। फिर कई बार ये वहाँ पे अपना जब कुछ कैंपस सेटअप करते हैं तो ये इंडिया से ही वर्कर्स भेजते हैं, ये शो करके कि वहाँ का वर्कर या तो उतना स्किल्ड नहीं है, या फिर जनरली मेन मोटिव जो उसके पीछे होता है वो होता है कॉस्ट कटिंग, क्योंकि इंडिया का यहाँ से जो वर्कर जा रहा है वो जितने में जॉब करेगा उसका 3 टाइम्स ज़्यादा चार्ज करता है यूएस सिटीजन। फिर इससे काफ़ी सारे रेमिटेंसेस आते हैं इंडिया में, अराउंड $111 बिलियन के रेमिटेंसेस हमने रिसीव किए इन 2022। Okay, support for IT firms. So these companies also benefit from deploying their employees to US clients, with 70% of H1B visa Indian nationals को issue होता है। एंड थर्ड इज एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सपोजर, ये सबसे ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे जो भी स्टार्टअप्स वगैरह बन रहे हैं ये सब फॉरेन में वर्क करके आए हैं, वो टेक्नोलॉजी एक्सपोजर है उनके पास। दे गेन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद द कटिंग एज टूल्स बेनिफिटिंग फर्म्स लाइक हेल्थ कार्ड। ग्लोबल बिजनेस प्रैक्टिस, the exposure to practices like 5-day work week enhance their professionalism। वहाँ 5 days पर वीक चलता है, हमारे यहाँ 6 day चलता है। प्रोफेशनल नेटवर्क बनता है उनका, ठीक है, जैसे इंडिया यूएस का हमने ये बनाया था, बिल्ड स्ट्रॉन्ग इंडिया यूएस प्रोफेशनल टाइज। कंसर्न्स की अगर बात करें कि इसको लेके कंसर्न्स क्या हैं, तो उसको आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट इज स्किल ड्रेन हो रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है इंडिया से, हाँ हो रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे यहाँ उतना वर्क या उतनी जॉब्स अवेलेबल भी नहीं है। ओके, और ये सिर्फ कोई रिजर्वेशन वगैरह की वजह से नहीं हो रहा है। द थिंग इज़ कि वहाँ जाके उनको एक तो एक्सपोजर मिलता है वर्ल्ड की बेस्ट फर्म्स के साथ काम करने का, बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने का, और अपने आप को फर्दर अप स्किल करने का, अपने आप को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और ज़्यादा प्रोग्रेस, क्योंकि रिसर्च करने के लिए भी आपको वैसी लेबोरेटरीज, वैसे टेस्ट, वैसा नॉलेज, वैसा ग्रुप, एक टीम चाहिए होती है जो उनको वहाँ मिलती है, इंडिया में नहीं मिलती है। सो ओनली रिजर्वेशन को इसके लिए ब्लेम मत कीजिए। स्किल ड्रेन एंड ब्रेन ड्रेन के पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा है कि उनको अपने करियर में प्रोग्रेस के चांसेस फॉरेन में ज़्यादा दिखते हैं एज कम्पेयर टू इंडियन। सेकेंड इज, सबसे बड़ा कंसर्न इंडिया के लिए बनता है कि यहाँ पे यूएस पॉलिसीज पे डिपेंड करता है। अब जैसे ट्रंप है, वो कहता है कि मैं ये बंद कर दूंगा, ठीक है, इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाऊंगा, इसमें रूल्स और टाइट करूंगा, एप्लीकेशन प्रोसेस और टफ कर दूंगा। तो जब जब प्रेसिडेंट बदलता रहेगा, उसका पर्सनल जो मोटिव रहेगा, जो पर्सनल ओपिनियन, एटीट्यूड रहेगा इसको लेकर, वो इंडिया के लिए कंसर्न बन जाता है। थर्ड इज एक्सप्लॉइटेशन एंड वेज सप्रेशन, क्योंकि इंडियंस का कहना है कि यूएस वर्कर सिटीजन इसी के लिए 3 टाइम्स ज़्यादा पे किया जाता है, बट इंडियंस को उससे कम पे किया जाता है। तो यहाँ पे इंडियंस का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, ठीक है, वेज सप्रेशन हो रहा है, हाँ हो रहा है, बट आप उससे बेटर जॉब अपनी कंट्री में प्रोवाइड कर लीजिए, फिर उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट वो हम कर नहीं पा रहे हैं। ओके, सो दीज आर द 3 कंसर्न्स फ्रॉम इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट इज यूएस की कंसर्न देखते हैं कि आखिर यूएस का क्या कंसर्न है। उनके 2 सबसे बड़े कंसर्न है। फर्स्ट इज जॉब डिस्प्लेसमेंट, उनके खुद के लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। दूसरा है नेशनल सिक्योरिटी, कि फॉरेनर्स पे हम डिपेंड नहीं रह सकते।
ठीक है, सिर्फ फॉरेनर्स पे डिपेंड नहीं रह सकते। अब जैसे लोग कहते हैं नासा में मोर देन 70% जो इंजीनियर्स काम करते हैं वो इंडियंस हैं, तो अगर कल को मान लो ये अवेलेबल नहीं है फॉर वॉट एवर रीज़न, ग्लोबल ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाए, जो भी हो जाए, तो क्या ये सब वर्क करना बंद कर देगा? राइट। तो उनका ये भी कहना है यूएस का, और ये कंसर्न शायद वैलिड भी है, कि उनकी जो स्पेशल फर्म्स हैं, सिक्योरिटी फर्म्स हैं, जो उनकी कंट्री की सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं, अगर वो फॉरेन वर्कर्स पे डिपेंड होने लगा तो फिर वो बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। Right. So first is job displacement. Critics claim that program displace US workers, especially in tech sector, where foreign talent is often hired at lower wages. दूसरा, उनका नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न, दैट प्रेजेंस ऑफ फॉरेन वर्कर्स इन सेंसिटिव सेक्टर्स रेज कंसर्न अबाउट डेटा सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजिकल वल्नरेबिलिटीज, स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबल कॉम्पिटिशन विद कंट्रीज लाइक चाइना। पहले काफ़ी सारे चाइनीज वर्कर भी आते थे। तो ये इन दोनों का एटीट्यूड है, इलॉन मस्क का भी और ट्रंप का भी, कीप आउट, यू आर नॉट वेलकम, ओके, इस तरह की बातें की जाती हैं वहाँ। तो यहाँ पे क्या चेंजेस और थ्रेट्स हमें दिखते हैं? फर्स्ट इज हम एक एक करके तीनों एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं, ट्रंप 1, देन बाइडेन एंड देन अपकमिंग ट्रंप 2। ट्रंप 1 ने क्या किया यहाँ पर? ही इंट्रोड्यूस स्ट्रिक्ट पॉलिसीज अंडर बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन इनिशिएटिव। ठीक है, अमेरिका का ही खरीदें अमेरिकन और अमेरिकन फर्म्स, यानी कि अगर मान लो कोई इंडिया की भी टाटा की कंपनी वहाँ पे इस्टेब्लिश की गई है अमेरिका में, तो वो अमेरिकन को ही हायर करे, इस तरह की बातें इन्होंने की थी। इन्होंने वीज़ा रिजेक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे इनके टाइम पर, क्योंकि इन्होंने डेफिनेशन नैरो कर दी थी ऑफ स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन, यानी कि जो स्पेशल स्किल्स चाहिए जिन सेक्टर्स में, उसकी डेफिनेशन ही नैरो कर दो तो नंबर ऑफ वीज़ा ही कम हो जाएंगे। देन ही सस्पेंडेड द एक्सपीडिटेड प्रोसेसिंग एंड रिक्वायर्ड हायर वेजेस फॉर H1B वर्कर। अब इसमें आप कह सकते हैं कि एज ए इंडियन अगर आप वहाँ जॉब करें तो आपके लिए तो बहुत खुशी की बात है कि ट्रम्प कह रहा है कि वेजेस बढ़ाओ H1B वीज़ा वालों के, लेकिन बात यह है कि वेज बढ़ाने से कंपनीज फिर इंडियंस को हायर करना बंद कर देगी, सोचेगी कि यूएसए के लोकल्स को ही हायर कर लो जब उतने ही वेज देने, राइट। फोर्थ इज इंडियन आईटी कंपनीज अडेप्टेड बाय हायरिंग मोर लोकली इन यूएस, फोकसिंग ऑन वीजा रिन्यूअल्स एंड शिफ्टिंग टू हाइब्रिड वर्किंग मॉडल। अब उन्होंने क्या किया, इंडियंस को कहा कि आप इंडिया में रहकर ही काम कीजिए, मतलब वर्क फ्रॉम होम काइंड ऑफ, या जो इंडिया में हमारा ऑफिस है आप उसी ऑफिस से वर्क कीजिए, लेकिन किसको एड्रेस कर रहे हैं आप? अमेरिका में बैठे हुए क्लाइंट को। ठीक है, तो उन्होंने इस तरह का हाइब्रिड वर्क मॉडल स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया कि हम आपको यहाँ नहीं बुलाएंगे अमेरिका, वहीं से काम कीजिए लेकिन अमेरिकन क्लाइंट्स के लिए। सो दीज चेंजेस रेज द कॉस्ट एंड रिड्यूस प्रॉफिट्स फॉर इंडियन आईटी फर्म्स। ये सब हुआ ट्रंप 1। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की। He relaxed many Trump era restrictions and restored fairness in the H1B visa program. He reinstated the random lottery system and reduced the visa denial rate from 7 to 7% in 2021. तो बाइडेन के टाइम पर ये चीज़ें इंडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छी होने लगी। बट इंडियन आईटी कंपनीज तब तक क्या कर चुकी थी, वो ऑटोमेशन में इन्वेस्ट कर चुकी थी, वो लोकल हायरिंग कर चुकी थी ट्रंप के प्रेशर में, और उसके अलावा ये नियर शोर सेंटर्स बना चुकी थी कनाडा और मैक्सिको में। यानी कि हम यहाँ यूएसए में नहीं बना सकते तो एक काम करते हैं, यहाँ कनाडा में बना लेते हैं अपना सेंटर और यहाँ नीचे मैक्सिको में बना लेते हैं, ताकि जो भी हमें अपने ऑफिस की एक ब्रांच यहाँ खोल दी और जो भी ओवरसीज वर्कर लाने हैं इंडिया से उनको कनाडा में लाएंगे, मैक्सिको में लाएंगे, यूएसए में रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। ठीक है, इसे कहते हैं नियर शोरिंग। Experienced professionals with advanced skills benefited from focus on higher salaries and specialized qualification. अब प्रॉब्लम है ट्रंप के रिटर्न की, अब क्योंकि रेड कारपेट फिर से बिछा दिया गया है ट्रंप 2 के लिए, तो यहाँ पे हो सकता है कि जो पॉलिसीज हैं वो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएं। वेज बेस्ड सिलेक्शन रिप्लेसिंग द लॉटरी सिस्टम। अब फिर से ये क्या करेंगे, लॉटरी सिस्टम जो बाइडेन ने रीस्टैब्लिश किया था उसको हटाएंगे लॉटरी सिस्टम को, और वेज बेस्ड सिलेक्शन यानी कि जिसमें हायर वेजेस दिए जा रहे होंगे उनको अलाउ कर देंगे अपनी कंट्री में, ताकि यूएस और बाहर से आने वाले सिटी वर्कर के बीच में पैरिटी रहे। तो फिर कंपनी सोचती है यार फिर इतना वीज़ा और ये सब झंझट हम क्यों पाले, लोकल को ही हायर कर लो जब बराबर सैलरी देनी है दोनों को। तो सेकेंड इज और हार्श स्क्रूटिनी, मोर डॉक्यूमेंटेशन, फ्रीक्वेंट साइट इंस्पेक्शन में भी इंट्रोड्यूस, ताकि इंसान भी सोचे कि इससे और ज़्यादा टाइम मेरा जाएगा तो वो अप्लाई करना बंद कर दे। नेक्स्ट इज स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर आईटी कंसल्टिंग फर्म्स एंड लॉन्गर प्रोसेसिंग टाइम। अब क्या है कि प्रोसेसिंग टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाए, अगर 2-2, 3-3 साल लग रहे हैं किसी वीज़ा को अप्रूव होने में, तो फिर उससे कॉस्ट बढ़ जाती है, डिले बढ़ जाते हैं, तो फिर वो सब कंपनीज विड्रॉ कर लेती हैं। दीज चेंजेस वुड प्रायोरिटाइज अमेरिकन वर्कर्स एंड रेज चैलेंजेस फॉर इंडियन आईटी कंपनीज एंड प्रोफेशनल, राइट। तो ये तीनों टेन्योर में हमने अपने देख लिया, ओके। तो क्या फर्दर स्टेप्स में ली जा सकती है? फर्स्ट इज कि इंडिया की जो कंसर्न्स हैं वो भी जेन्युइन है, राइट, यूएसए की जो कंसर्न्स हैं वो भी जेन्युइन है, तो हमें कुछ ऐसे पॉलिसी रिफॉर्म्स करने होंगे जिससे दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन बन सके। फर्स्ट इज वी नीड दे शुड बी अ रेज इन मिनिमम सैलरी, ओके, एटलीस्ट आप
उस नियर अबाउट तो ले जाइए जो यूएस सिटीजन को भी आप ऑफर करते हैं, ताकि देयर शुड बी फेयर कंपेंसेशन एंड रिड्यूस एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडियन वर्कर. सेकेंड इज strict compliance measures to prevent the misuse while maintaining the program's core objective of addressing the skill shortage. This is from US point of view. Second is promoting domestic skill डेवलपमेंट. अब यूएस सिर्फ ये कंप्लेन नहीं कर सकता कि इंडियन वर्कर्स को क्यों हायर किया जा रहा है या दूसरी कंट्री के वर्कर्स को क्यों हायर किया जा रहा है. बेटर होगा अगर यूएस इन्वेस्ट करे अपनी खुद की डोमेस्टिक स्टेम एजुकेशन में. ठीक है, वो जॉम्बी बन के घूमने से जॉब नहीं मिलेगी यूएसए के लोगों को भी. वो जॉम्बी बने घूम रहे हैं आजकल ड्रग्स लेके. ओके, स्टेम एजुकेशन यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एजुकेशन में आप इन्वेस्ट कीजिए. ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अपने बेटर कीजिए ताकि आपका खुद का रिलायंस कम हो सके ऑन दी फॉरेन टैलेंट. ओके, सिर्फ ब्लेम गेम मत खेलिए आप. Strengthening bilateral collaboration, so India and US should enhance cooperation in technology and skill development, ensuring mutual benefits for this program. Next is encouraging brain circulation. तो फैसिलिटेट करेंगे हम रिटर्न ऑफ स्किल प्रोफेशनल्स टू इंडिया, कि आपने 3 साल वहाँ जॉब कर ली, 6 साल कर ली, आप वापस यहाँ आ जाइए, सो दैट हमारे यहाँ भी जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है उसके एडवर्स इम्पैक्ट को रिड्यूस किया जा सके, बट एट द सेम टाइम हम डोमेस्टिक इनोवेशन को भी प्रमोट कर सकें. आप नासा में वर्क कीजिए, आप कहीं वर्क कीजिए, वापस आइए इंडिया में कोई स्पेस स्टार्टअप शुरू कीजिए, जैसे कि अग्निकुल टाइप की चीज़ें शुरू हुई हैं. Expanding opportunities, diversifying visa programs to include sectors beyond technology and emphasizing the merit based selection, जो कि ट्रम्प भी कहता है. ठीक है, हालांकि उसका कहना है वेज बेस्ड सिलेक्शन करूंगा मैं. अभी तक चल रहा है लॉटरी बेस्ड सिलेक्शन, बट हम प्रेफर करेंगे मेरिट बेस्ड सिलेक्शन. ठीक है, ताकि इंश्योर किया जा सके इक्विटेबल एक्सेस टू ऑल नेशनैलिटीज. ओके, सो ये एक छोटा सा डिस्कशन था ऑन H1B वीज़ा प्रोग्राम, क्योंकि ये न्यूज़पेपर में लगातार रहा है, पिछले कई सालों से रहा है और आगे भी रहेगा. और प्रीलिम्स के लिए आपको सिर्फ ये 3 पॉइंट्स याद रखने की ज़रूरत है जिसमें प्रीलिम्स पे आपको क्वेश्चन आ सकता है. ओके, इसके अलावा क्या बेनिफिट्स हैं फॉर इंडिया. सेकेंड इज क्या कंसर्न्स हैं इस प्रोग्राम को लेकर, इंडिया के कंसर्न्स, एट द सेम टाइम यूएसए के कंसर्न्स, और फर्दरली हम लोग अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन में क्या एटीट्यूड अपनाया है इसको लेकर, एंड फाइनली हम लोग क्या फर्दर कर सकते हैं ताकि ये दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन बन जाए, इंडिया के लिए भी और अमेरिका के लिए भी. ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन. और वीडियोस देखने के लिए 20 मिनट सीरीज के डू ज्वाइन द कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन द ऑफिशियल ऐप इजी एज पाई. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग.